Hi friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है ये डेमोक्रेसी को लेकर, हमने तीनों भी पार्ट्स में डेमोक्रेसी को जो है वो डिटेल में समझने की कोशिश की है। आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे जो कि कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में, और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में डेमोक्रेसी के ऊपर, उसे भी मैंने इस सीरीज में ऐड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सॉल्व सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डेमोक्रेसी। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। हु सेज दैट डेमोक्रेसी क्रिएट्स अ नेशनल कैरेक्टर? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि दिया है जे एस मिल ने। ऑप्शन बी, जे एस मिल इज द करेक्ट आंसर हियर। जे एस मिल ने ही कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या क्रिएट करता है, एक नेशनल कैरेक्टर क्रिएट करता है। अपने नेशन के बारे में लोगों को पता चले कि किस तरह का नेशन है, किस तरह के यहाँ पे कल्चर है, वो डेमोक्रेसी से ही पता चल सकता है। ऐसे जे एस मिल का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हुज क्रिटिकल स्टेटमेंट इज दैट डेमोक्रेसी इज अ करप्ट प्लेटोइज्म? देखिए, प्लेटो की जो डेमोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी थी, उसे क्रिटिसाइज किया था यहाँ पे वॉल्टर वेल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वॉल्टर वेल ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि जो प्लेटोइज्म डेमोक्रेसी है वो एक करप्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द वेल नोन स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रेट मैन? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हमने डेफिनेशंस देखे थे पार्ट 1 में। वहां में हमने ये जो डेफिनेशन है ये पढ़ी थी अब्राहम लिंकन ने, जिन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एवरीवन हैज अ पार्ट एंड हु सेड दिस फेमस स्टेटमेंट? किसका ये फेमस स्टेटमेंट था? सीली ने कहा था ये, ठीक है, सीली। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए, डेफिनेशंस, किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो एग्जाम में डायनामिक पेपर आता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड। तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं जो मैं आपको सजेस्ट करूं कि उसे पढ़कर ही आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है। आपको आपके एमए के बुक्स, बीए के बुक्स, उन्हें ही अच्छे से रेफर करना पड़ेगा। और साथ में मैं जो वीडियोस आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए स्टडी को लेकर और एमसीक्यूज सॉल्व करने को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैज सी बी मैकफर्सन एक्सप्लेन्ड इन हिज वर्क? देखिए, डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी थी सी बी मैकफर्सन ने, और उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। जैसे कि हमने सैमुअल हंटिंगटन का देखा है, उन्होंने डेमोक्रेसी को 3 वेव्स में डिवाइड किया था। उसी तरह से डेमोक्रेसी के अलग मॉडल्स को बताया था सीबी मैकफर्सन ने। उनकी एक फेमस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने 4 टाइप्स में जो है वो डेमोक्रेसी को डिवाइड किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द लीडिंग थिंकर्स हु प्रोपाउंड द स्पेसिफिक क्लास थियरी ऑफ डेमोक्रेसी? किसने कहा था ये जो स्पेसिफिक क्लास है डेमोक्रेसी की, ये किसने बताया था सबसे पहले? तो देखिए, रॉबर्ट माइकल्स ने भी बात की थी, मॉस्का, परितो, ये सब डेमोक्रेसी के सपोर्टर है। कोई प्लूरलिस्ट थिंकर है, कोई मल्टीकल्चरलिस्ट है, यहाँ पे कोई लिबरल थिंकर है। लेकिन जो स्पेसिफिक क्लास थियरी की बात की थी इन्होंने, ठीक है, जैसे कि मार्क्सिस्ट में सोसाइटी के क्लासेस की बात होती है, स्टेट को क्लास में डिवाइड करने की बात होती है, उसी तरह से यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है थियरी ऑफ डेमोक्रेसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बी देखिए, बर्नहेम। सी राइट मिल्स, कार्ल मेहम, यस ये भी करेक्ट है, इन्होंने भी किया था। साथ में फाइन और जोसेफ शम्टर ने भी जो है वो स्पेसिफिक क्लास में बताया था, प्रोफाउंड किया था थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को। तो देखिए, यहाँ पे तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर और थिंकर्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड अ स्पेसिफिक क्लासिस्ट डेमोक्रेसी अ कम्युनिस्ट मॉडल? देखिए, जो
क्लासिक डेमोक्रेसी होती है या क्लासिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसे कम्युनिस्ट मॉडल कहा गया था। किसके द्वारा ये क्रिटिसिज्म दिया गया था? सीबी मैकफर्सन के द्वारा उसे क्रिटिसाइज किया गया था। कम्युनिस्ट मॉडल कहा गया था क्लासिस्ट डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकफर्सन्स मॉडल ऑन डेमोक्रेसी इंक्लूड्स। देखिए कौन सी चीजें मैकफर्सन ने जो मॉडल दिया था, जैसे हमने देखा है कि 4 टाइप्स में उन्होंने उनका मॉडल को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसमें उन्होंने कौन से जो है कैरेक्टर्स, कौन सा उसमें नेचर इंक्लूड किया था। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि उन्होंने जो है प्रोटेक्टिव मॉडल यूज किया था लॉक एंड बेंथम द्वारा। लॉक और बेंथम जो है वो प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, जहां पे लोगों के इंडिविजुअल के राइट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की बात होती थी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मॉडल, जो कि दिया था रूसो और मिल्स ने। इन दोनों का भी कहना था कि डेमोक्रेसी जो है वो आप उसका एक कांस्टेंट या स्पेसिफिक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा उसी तरह से डेमोक्रेसी की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर बदलते जाएगा। तो उन्होंने एक डेवलपमेंट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया था, उसे भी जो है वो मैकफर्सन ने ऐड किया था अपनी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट कम्युनिस्ट मॉडल, स्पेसिफिक क्लास एंड प्लूरलिस्ट प्रिंसिपल। जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्लास को जो डिवाइड किया है हमने, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करता है, सोशलिज्म को लाने की बात करता है, जो रिसोर्सेस है, जो इकोनॉमिक गैप है सोसाइटी में, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे कम करने की बात करता है, और मैकफर्सन ने इसे भी ऐड किया था। तो देखिए तीनों भी ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट हियर, जो कि सीबी मैकफर्सन ने उनके डेमोक्रेसी के मॉडल में इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। 1977 में एक फेमस बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? अगेन यही बुक है जहां से उन्होंने मॉडल डिस्क्राइब किए थे, सीबी मैकफर्सन ने डेमोक्रेसी के। तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोमोटर्स ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी वेर। कौन थे प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर? देखिए हमने पार्ट 3 में और पार्ट 2 में थेरीज ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ ही हमने डिस्कस किया था कुछ थेरीज ऑफ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, तब हमने इन थिंकर्स के बारे में डिटेल में स्टडी की है। अगर आपने वो पार्ट देखा नहीं है तो जरूर उसे देखिए, तभी आपका जो है वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकता है। चलिए, तो कौन थे मेजर थिंकर? सबसे पहले तो थे हमारे जोसेफ शम्टर एंड रेमंड एरो। इन्होंने जो है वो मेजर प्रोमोशंस की थी या प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के ये सपोर्टर्स थे। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए शम्टर जो है वो प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी से रिलेट करते हैं, एंड रेमंड एरो भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द सपोर्टर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। हमें पता है लिबरल डेमोक्रेसी किस चीज की बात करती है? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट्स को वो डिफेंड करने की बात करती है, सिक्योर करने की बात करती है, और साथ ही वो बात करते हैं किस चीज की? वो बात करते हैं लेजिस फेयर की, फ्री मार्केट इकोनॉमी की वो बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे सपोर्ट करता है लिबरल डेमोक्रेसी को, जो कि है एम्फेसिस द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोसेस पे और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे वे फोकस करते हैं। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेटिक रूल इन द एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट इज इनकरेक्ट। किस तरह से डेमोक्रेटिक रूल किया जाता था? हमें पता है सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट ही ग्रीस से हुआ था, एथेंस से हुआ था। तो उनका जो डेमोक्रेसी का मॉडल था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? ठीक है, तो यहाँ में देखिए इनकरेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे। ठीक है, इनकरेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, राइट, इसको क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, अदरवाइज आप आंसर गलत कर दोगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम एंजाइटी होती है एग्जाम की, और डर लगता है सभी को, उसी के चक्कर में हम जो है क्वेश्चन ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है एंशियंट डेमोक्रेसी से या ग्रीक डेमोक्रेसी से? तो थ्रू पब्लिक डिसीजन रिप्रेजेंटेशन। क्या होता था कि पब्लिक का डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पे प्रैक्टिकली यूज की जाती थी एंशियंट ग्रीस में, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होता था। तो ऑप्शन डी देखिए, थ्रू पब्लिक डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव्स इज द करेक्ट आंसर। वहां पे भी इलेक्शन प्रोसेस होता था, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिसिपेंट्स रिलेट टू
डेमोक्रेसी। देखिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमने जहाँ उसके बारे में डिफाइन किया था पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी को, कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और कौन है जो इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो वो है देखिए मैकफर्सन बात करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, कैरोल, पैटमैन एंड कोलैंज, ये जो सारे ही थिंकर है ये सब सपोर्ट करते हैं किसे, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन सम मॉडर्न स्टेट व्हाट मेथड डू रिप्रेजेंटेटिव्स अडॉप्ट टू गिव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी? कौन सा मेथड है जिसके द्वारा जो है वो आप डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो? देखिए डिस्पर्जन होना चाहिए, इंसेप्शन होना चाहिए, और कोई भी डिसीजन को लेकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिकॉल करना भी बहुत ही नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल द अबव ऑप्शन हियर आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच थिंकर हैज डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड वाइड कॉन्क्वेस्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री? देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये किसके टर्म है, किसने बताया था इस चीज को? अमेरिकन फिलोसोफर फ्रांसिस फुकुयामा। फुकुयामा रिलेट करते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री की थ्योरी उन्होंने दी थी, एक थीसिस लिखी थी उन्होंने, साथ ही उन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी पर भी डिबेट किया था। ठीक है, आने वाले लेक्चर में जब हम एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे या एंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम फ्रांसिस फुकुयामा और उनकी थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसिस फुकुयामा, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर है, मॉडर्न फिलोसोफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हु टुक अ पॉजिटिव अप्रोच टू डेमोक्रेसी? देखिए कौन से है जिन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच के मतलब इंक्लूड किया था डेमोक्रेसी में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आएगा 16 का, सी, बेंथम ने बात की थी सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच की डेमोक्रेसी में। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड एजेंट ऑफ व्हाट? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ से इस्टेब्लिश होती है? तो वो होती है लीगल डेमोक्रेसी से। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखी थी, तब हमने लीगल डेमोक्रेसी को भी समझने की कोशिश की थी। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव, ये दोनों भी जो ये कैरेक्टर है, पर्सपेक्टिव है, ये कहाँ से निकल कर आते हैं? ये एजेंट या इस्टेब्लिश होते हैं ये लीगल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर, लीगल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है, क्योंकि लीगल डेमोक्रेसी में आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और पार्टिसिपेटरी नेचर को इन्फ्लुएंस या उससे इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? कौन सा एक एलिमेंट होना चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, यस ऑफ कोर्स। उसी के साथ में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान हक मिलना चाहिए, पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। साथ ही में डेमोक्रेसी का मेन एम होता है कि लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो सी यहाँ पे दिखा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एलिमेंट और नेचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। यानी कि तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल द अबव आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच थिंकर? देखिए हमको पता है कि एरिस्टोटल ने जो है वो एथेंस और जितने भी पास वाले नियर बाय कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था। अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो अराउंड 150 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था एरिस्टोटल ने, और उन्होंने ही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाते हो वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि कुछ अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कुछ फीचर्स लेने हैं, कोई दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अच्छे फीचर्स दिए हैं वो भी हमें लेने हैं। और सेम चीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी यही बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, एरिस्टोटल। Question number 20. Both liberals and socialists glorify democracy,
बट द बेसिस ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू आर, कौन से बेसिस पे आपको लिबरल और सोशल डेमोक्रेसी का डिफरेंस दिखाई देता है? तो यहाँ पे देखिए द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दोनों भी जो लिबरल और सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी के टाइप्स है वो रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, लेकिन वो दोनों भी एक चीज में डिफरेंस होता है जो कि होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही में वो किस चीज की बात करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपकी डेमोक्रेसी या आप डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना चाहते हो तो वो किस बेसिस पे होनी चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। तो यहाँ पे बी भी करेक्ट होता है और ए भी करेक्ट होता है, ये डिबेटेबल आंसर है, लेकिन अगर क्लोजेस्ट आंसर आप बात करो तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विच इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए डिबेटेबल क्वेश्चन है ये, बी भी हो सकता है इसका, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्लोजली रिलेट करता है दोनों के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन द डेमोक्रेसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इट इज फाउंड दैट, क्या देखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में डेमोक्रेसी का किस तरह से मॉडल आपको देखने को मिलता है? देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेलिटी की भी बात होती है और इकोनॉमिक इक्वेलिटी की भी बात होती है। जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो भी कैसी डेमोक्रेसी है? डेवलपिंग डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल द अबव आर करेक्ट। 21 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वाज प्रोफाउंडेड बाय हु? किसने बात की थी प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल की? देखिए शमटर के बारे में बताया था, रॉबर्ट डहाल जो है वो प्लूरलिस्टिक थिंकर है, वो प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सपोर्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी शमटर एंड रॉबर्ट डहाल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द इंस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड, क्या है इंस्पिरेशन डेमोक्रेसी की? वहां पे पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए, पीरियोडिकल इलेक्शन होनी चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है यहाँ पे? ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होनी चाहिए। लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है आपको डेमोक्रेसी का? ये जो चीजें हैं ये डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स है जो कि नेसेसरी होती है, डेमोक्रेसी अगर आपको लानी है तो आपको इन एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा आपके डेमोक्रेसी के या डेमोक्रेटिक सिस्टम में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि पब्लिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में। तो ऑप्शन ए पब्लिक ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इन अ मॉडर्न स्टेट इज, जो भी मॉडर्न स्टेट है, इंडिया हो चाहे जितने भी मॉडर्न कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका मेन मॉडल जो होता है, जो नेचर होता है डेमोक्रेसी का, वो किस तरह से होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसे ही आप कहते हो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर देते हैं। इंडिया, यूके, यूएसए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री में होती है? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन से कंट्री में है। आज भी वो प्रैक्टिकली मतलब इस्टेब्लिश है कोई कंट्री में, तो उस कंट्री का नाम जरूर बताइएगा, ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था। चलिए, तो ये आपका एक होमवर्क हो गया, मुझे बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 25, विच थिंकर हैज फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की? ठीक है, देखिए पॉलीआर्की क्या होता है? अगेन ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसके बारे में किसने बात की थी? देखिए रॉबर्ट डाल बात करते हैं, प्लूरलिस्टिक थिंकर है रॉबर्ट डाल। पॉलीआर्की की बात करते हैं, ग्रुपिज्म की बात करते हैं, ये ग्रुप पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के जो है वो ग्रुप होते हैं और सबको इक्वली पावर मिलना चाहिए, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। किसी एक ही इंस्टीट्यूशन के पास सबसे ज्यादा पावर ना हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को ग्रुप में डिवाइड करिए और सब में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसे ही आप कहोगे पॉलीआर्की या पॉलीआर्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इसे ही आप प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट डैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी? देखिए हमने ये डिस्कस किया था क्लास में कि जो है
सैमुअल हंटिंगटन ने उनकी एक फेमस बुक में डेमोक्रेसी को 3 वेव्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, किसकी आइडिया थी ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, कौन कहता था ये एनी आइडिया? क्योंकि ये यहाँ पे देखिए 3 थिंकर तो इंडियन ही है, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी जी और नाना पालखीवाला, ये तीनों भी कौन है? इंडियन थिंकर है। तो यहाँ पे किसने बात की थी? देखिए पार्टीलिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में कोई भी एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, एमेलगमेशन होना चाहिए पार्टी का। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि अगर सरकार बनानी है तो अलग अलग पार्टियों को मिलाकर जो है वो सरकार बनाई जाती है। अगर आप मेजोरिटी में नहीं आ सकते तो अलग अलग पार्टी के साथ आप क्या करते हो? कोलिजन बनाते हो, कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हो। जैसे कि आप अलग अलग स्टेट में देख लीजिए, जैसे कि यूपी में देखिए समाजवादी और बीआईएस, ठीक है, जो इनका जो है वो कोलिजन है। अगर गवर्नमेंट आएंगी तो पार्टीलेस गवर्नमेंट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन होता है। और इस चीज की बात किसने की थी? सबसे पहले इसकी बात की थी जेपी नारायण। साथ ही महात्मा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, सॉरी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की थी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा? जयप्रकाश नारायण के पहले सबसे पहले बात की थी महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए कहीं पे ये जो इस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण करेक्ट किया था इसका आंसर। लेकिन फर्स्ट पूछा है यहाँ पे सबसे पहले किसने बात की थी? तो महात्मा गांधी ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको मिलनी चाहिए। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स भी सबका होना चाहिए, सबके आधारित अधिकारों को सिक्योर करना चाहिए। तो ऑल द अबव ऑप्शन हियर आर करेक्ट, ऑप्शन डी हियर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज, कौन सा टूल है? बताइए, डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट्स होते हैं या टूल्स होते हैं डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, वो कौन से होते हैं? इनिशियल, रेफरेंडम, रिपेट्रिशन जिसे आप रिकॉल भी कहते हो, और प्रिपरेटरी मीटिंग्स। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए चारों भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये चारों भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और साथ ही ये चारों भी टूल्स है डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रन करने के लिए नेसेसरी। तो ऑप्शन सी ऑल द अबव आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए चारों भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, which thinker has described the worldwide convex of liberal democracy as the end of history? ये क्वेश्चन इसके पहले स्लाइड में भी रिपीट किया है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। जहां पे भी आपको पॉलिटिकल साइंस में एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डिबेट दिखाई देगा, वहां पे फ्रांसिस फुकुयामा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा। साथ में जो है कुछ इंडियन थिंकर्स भी हैं जिन्होंने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि बहुत सारे थिंकर हैं। अमर्त्य सेन ने भी जो एंड ऑफ हिस्ट्री पे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है एंड ऑफ हिस्ट्री के, वो कौन है? डी फ्रांसिस फुकुयामा, एन अमेरिकन फिलोसोफर। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इज इट नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? कौन सा जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है या हो सकता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का? देखिए ऑप्शन ए डिस्कशन, यस इट इज एन इसेंशियल पार्ट। पब्लिक पार्टिसिपेशन, यस इट इज ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। पब्लिक का ओपिनियन, पार्टिसिपेशन एक्टिवली होना चाहिए। मेजोरिटी का वोट प्रिवेल करता है, यानी कि ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है इज इट नॉट, ठीक है, तो ये नॉट बराबर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके लॉजिक सही है, आपका स्टडी अगर अच्छे से आपने किया है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन सी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोक्रेटिक सोवर्निटी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली विशियस बिकॉज? क्या चीज हो सकती है विशियस बन रही है, पॉइजनस बन रही है हमारी
इंडिया की डेमोक्रेसी, क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एक। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा मैच करता है? देर इज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। यस ऑफकोर्स 2014 से हम देख रहे हैं कि बीजेपी को कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ही नहीं मिल रहा है नेशनल लेवल पे। इवन दो स्टेट्स में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से पार्टीज जो है वो अपोज करती है गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल में अगर देखा जाए तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। कांग्रेस वहां पे है, लेकिन कांग्रेस की पोजीशन आज उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद एक अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी का रोल निभा सके। वो लैक कर रहे हैं उस चीज में। नेक्स्ट, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी प्रिवेल। सबसे पुराना और सबसे पेचीदा सवाल इंडिया में करप्शन का। बहुत सा आरटीआई एक्ट आया, लोकपाल आया, ठीक है, ब्लैक मनी को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया, नोटबंदी की गई, लेकिन फिर भी करप्शन जो है वो उसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए इंक्रीजिंग विशियस प्रॉब्लम बन चुकी है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट, पॉलिटिकली स्टेबिलिंग इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कहीं पे हम देखते हैं राजस्थान, एमपी में क्या होता है कि एमपी में कांग्रेस की सरकार आती है, बीजेपी उसे गिरा देती है। तो कोई भी जो 5 साल की स्टेबिलिटी किसी भी सरकार को नहीं मिल पा रही है, किसी भी एक पार्टी को नहीं मिल पा रही है, और ये हम रेगुलर बेसिस पे इंडिया में देख रहे हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ लैक ऑफ हाई लेवल ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। बीजेपी मेजोरिटी में आ चुकी है, राज्यसभा में भी उनके मेंबर बढ़ रहे हैं, लोकसभा में भी उनके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी है। तो जहां पे जो है वो ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में। कोई डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द पास करने की बात करते हैं। जैसे फार्मर बिल को लेके कितना प्रोटेस्ट हुआ है इंडिया में, हम सभी को पता है। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन सी, तीनों चारों भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो हमारी डेमोक्रेसी को, इंडियन डेमोक्रेसी को विशियस बना रहे हैं, पॉइजनस बना रहे हैं, बुरा बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33, द प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसने बात की थी? शम्टर और रॉबर्ट डायल ने बात की थी। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैच द पेयर दिया है। डिसॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रूल। किसने बात की थी डिसॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रूल? देखिए प्लेटो ने जो है वो क्रिटिसाइज भी किया था डेमोक्रेसी को, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के राइट्स को डिफेंड किया जाएगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहेगा। लेकिन ये जो रूल है डिसॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसने दिया था? ये दिया था हमको प्लेटो ने। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी ऑफ अ ब्लैक डिफेंडर ओलिगार्की इज। ओलिगार्की को कौन बोलता है, क्रिटिसाइज करता है? टेलर। ठीक है, सीबी टेलर बात करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा बी का। डेमोक्रेसी इज वर्कशिप ऑफ इनकॉम्पिटेंस। कौन बात करता है इसकी? मुसोलिनी बात करते हैं, बेनिटो मुसोलिनी। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ अ माइंडलेस एंड इग्नोरेंट पीपल। कौन बोलता है? डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कौन करता है? WH वेल्स। देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो रहा है? बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा डेमोक्रेसी के और कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट और टफ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।